हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम NCERT कक्षा 9 इतिहास, इसका अध्याय नंबर 2 है आज हमारा, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे पहले हम जो अध्याय था हमारा फ्रांसीसी क्रांति, वो हम अध्ययन कर चुके हैं। जिस भी साथी ने पहले वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। आज जो हमारा अध्याय नंबर 2 है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये हम अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक जो परिवर्तन है का युग, पिछले अध्याय में हमने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। पहला जो अध्याय था हमारा फ्रांसीसी क्रांति, तो इसमें हमने देखा था कि फ्रांसीसी जो क्रांति है वो कब होती है जी? 1789 में होती है। फ्रांसीसी क्रांति के होने का मुख्य कारण क्या थे, वो भी हमने अध्ययन किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या प्रभाव पड़े, ये भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद है यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा कि फ्रांस के बाद किसमें जो है ये प्रचार हुआ एक राष्ट्रीयवाद का, क्योंकि यूरोप में फैलता जा रहा था। क्योंकि जब कोई क्रांति होती है या कोई परिवर्तन होता तो उस आसपास के इलाकों में जरूर परिवर्तन होगा, क्योंकि फ्रांस के पास जो इलाका था यूरोप का था। जैसे ही फ्रांस में जो क्रांति होती है तो ये जो है इसका प्रचार है यूरोप में भी जरूर फैलता है, क्योंकि जहाँ फ्रांस में पहले क्या था, एक निरंकुशवाद शासन चल रहा था। तो इसको समाप्त करने के लिए फ्रांसीसी क्रांति होती है। जैसे जैसे फ्रांसीसी क्रांति में एक राष्ट्रीयवाद का उदय होता है, एक अलग गणतंत्र बनता है, एक निरंकुश जो शासन था उसको समाप्त किया जाता है। धीरे धीरे ये क्षेत्र है जो ये बात यूरोप के पास जाती है, तो यूरोप ने भी एक कैसे इनको यूरोप में एक राष्ट्रवाद का उदय होगा, ये हम विचार करेंगे। स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं को सूत्रपात कर दिया। जी बिल्कुल, कि फ्रांसीसी जो क्रांति होती है फ्रांसीसी 1789 में, इसने क्या परिवर्तन किया? सामाजिक जो संरचना थी, एक सामाजिक जो स्ट्रक्चर था उसमें भारी परिवर्तन किया। क्योंकि पहले क्या था, निरंकुश शासन चल रहा था, ऐसा शासन जिसमें लोगों को डरा धमका के शासन किया जा रहा था। उसके बाद बहुत सारे बदलाव आए, एकजुट होकर लोगों ने इस आंदोलन का भाग लिया और एक जो निरंकुश शासन था उसको उखाड़ फेंका और एक लोगों के हाथों में शासन आ गया। तो इसमें एक सामाजिक परिवर्तन हुआ था। 18वीं सदी से पहले, जो 18वीं सदी थी, इससे पहले क्या था कि फ्रांस का समाज मोटे तौर पर कितने श्रेणियों में बंटा हुआ था? 3 श्रेणियां थी, या हम कह सकते हैं इसको 3 एस्टेट में बंटा हुआ था। कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणी। कौन सी श्रेणी थी? कुलीन वर्ग। कौन सी श्रेणी थी? कुलीन वर्ग। पहला श्रेणी थी कुलीन वर्ग। दूसरे में कौन थे? पादरी वर्ग थे। कौन से थे? पादरी वर्ग। तीसरे वर्ग में कौन से थे? तो निम्न वर्ग थे। निम्न वर्ग। अब क्या था, इनमें बहुत विभिन्नताएं थी, बहुत इन तीनों वर्गों में भेदभाव था। सबसे ज्यादा भेदभाव किसके साथ होता था? तो हम कहेंगे जी निम्न वर्ग के साथ था। इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो सामाजिक परिवर्तन हुआ था इन्हीं वर्गों में हुआ था।
समाज की आर्थिक और सामाजिक सतह पर कुलीन वर्ग चर्च का नियंत्रण था। समाज की जो आर्थिक थी और सामाजिक जो सत्ता थी उस पर किसका नियंत्रण था? कुलीन वर्ग चर्च का नियंत्रण था। जो हमारा तीसरा वर्ग है निम्न वर्ग, तीसरा वर्ग कौन सा जी? निम्न वर्ग, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना का बदलाव संभव दिखाई देने लगा, क्योंकि 1789 की जो क्रांति होती है इसके बाद क्या हुआ? बहुत सामाजिक जो है, हम कहेंगे जो सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन हुआ था उसमें बदलना संभव दिखाई देने लगा, क्योंकि ये वर्ग बाद में क्या है, धीरे धीरे इनमें भेदभाव समाप्त होने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सतह पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। धीरे धीरे है, फ्रांस के बाद यूरोप है, एशिया में भी इसका ये विस्तार होने लगा। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया था। कि भारत में किसने है फ्रांसीसी जो क्रांति होती है 1789, इसका उल्लेख किया था तो राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने इस क्रांति का भारत में भी वर्णन किया, क्योंकि जब एक जो फ्रांस के जो पास इलाका था उस इलाकों में इस क्रांति की चर्चा होने लगी। अगर चर्चा हुई तो वैश्य शासन चल रहा था, उसको उखाड़ फेंकना जरूरी था। धीरे धीरे ये भी इसके जो इलाके थे पास पास वो बात फैलने लगी और बहुत सारे लोग क्रांति के बाद यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों का एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, मगर यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। बदलाव तो करना चाहते थे, परंतु कैसे? धीरे धीरे बदलाव हो। एक खेमा मानता था, एक खेमा जो एक ग्रुप था वो मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। जो समाज का जो पुनर्गठन है वो जरूरी है। एक खेमा था उनका, वो मानता था कि समाज का जो है एक पुनर्गठन है वो जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे, जो कुछ उदारवादी। रूढ़िवादी कौन से होते हैं? जो परंपराएं हैं या पारंपरिक जो परंपराएं चली आ रही है उनको मानना। जो पुरानी जो प्राचीन जो परंपराएं हैं उनको मानना क्या है? उन्हें हम रूढ़िवादी कहेंगे। उदारवादी, उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, कि उन दिनों में इन शब्दों का क्या मतलब था? जो उदारवादी है, उदारवादी मतलब लिबर, लिबर का मतलब क्या होता है? आजादी, आजादी, स्वतंत्रता। और रूढ़िवादी का हमने देखा जो प्राचीन जो परंपराएं आ रही है उनको मानना, ये क्या है? रूढ़िवादी। राजनीतिक इन धाराओं में क्या फर्क थे? कौन कौन सी बातें थी जो समान थी? ये हम ध्यान रखना चाहिए। इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश का एक ही नहीं होता। इन शब्दों का जो अर्थ है एक ही काल और एक ही परिवेश मतलब अर्थ नहीं होता। इस अध्याय में 19वीं सदी कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। जो 19वीं जो शताब्दी है इसमें जो राजनीतिक जो परंपराएं थी उनका भी अध्ययन करेंगे। उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। जो 19वीं शताब्दी है इस राजनीतिक जो परंपराएं आएगी उसका अध्ययन करेंगे और इस जो राजनीतिक परंपराएं आई है इनसे क्या परिवर्तन हुआ है इसका भी हम अध्ययन करेंगे। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया है। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। रूस के बारे में बताया गया था। आज जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो आज के इस हमारे बेहतरीन सेशन को शुरू करते हैं हम इस पॉइंट के साथ कि उदारवादी और रेडिकल और रूढ़िवादी क्या होते हैं।
समाज परिवर्तन के समर्थक में एक ऐसा समूह उदारवादियों का था कि समाज जो परिवर्तन के समर्थक थे उनमें एक समूह था उदारवादी का। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी का अर्थ क्या है? उदारवादी का मतलब क्या है? यह हम अध्ययन करेंगे। समाज परिवर्तन के जो समाज में जो परिवर्तन आते थे वो समर्थक कौन थे? उदारवादी थे। इस सभी को क्या चाहिए? एक जैसा धर्मों का जो है धर्म है सभी को बराबर सम्मान मिले। ये कौन चाहते थे? उदारवादी चाहते थे। और उदार जो है लिबर, इसका मतलब ही क्या होता है? स्वतंत्रता या आजादी। ये भी हम अध्ययन करेंगे। समाज जो परिवर्तन के समर्थक में एक उदारवादी समूह था। ये सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद ही है आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। कि पहले है यूरोप में किस धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था? वो एक ही धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसीलिए जो उदारवादी है ये कहते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में कि हम जो सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान मिले, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ये बात किसने कही थी? उदारवादियों ने। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ब्रिटेन की सरकार किसका समर्थन करती थी? चर्च ऑफ इंग्लैंड का। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ब्रिटेन की सरकार किसका समर्थन करती थी? इंग्लैंड चर्च ऑफ इंग्लैंड का। किसका? चर्च ऑफ इंग्लैंड का। और जो ऑस्ट्रिया और स्पेन किसका करती थी? कैथोलिक चर्च का। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। जो उदारवादी समूह है किसके विरोधी थे? तो वंश आधारित शासक के अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। जो वंश आधारित क्या होता है? जो जन्म से जो पीढ़ी दर पीढ़ी है जो वंश शासन चला रहा है उसके खिलाफ कौन थे? उदारवादी समूह थे। उदारवादी चाहते थे कि सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान मिले, एक धर्म को ज्यादा विशेष महत्व न दे कि सभी धर्मों को विशेष सम्मान देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी समूह है ये जो वंश आधारित शासक है जो पैतृक वंश से चला रहा है, जैसे पिता के बाद उसका बड़ा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, जो ये जो परंपरा चली आ रही थी उनको समाप्त करने के पक्ष में थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि सरकार के समक्ष व्यक्ति के जो है मात्र के अधिकार की रक्षा के समक्ष है कि सरकार उनकी रक्षा करे, न कि कोई वंश जो चला आ रहा है उनको ज्यादा महत्व दिया जाए। सरकार के लिए सभी कानून सभी के लिए बराबर होने चाहिए। ये एक उदारवादी समूह चाहते थे। उदारवादियों का कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। कि जो उदारवादी समूह थे वो कहते हैं कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन, किसी के अधिकार को हनन या उसको छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति को। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे कि जो उदारवादी समूह है एक ऐसी प्रतिनिधित्व आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका के द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए जाए। यह कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन किया जाना चाहिए कि वो एक तो किसी के अफसरों के दबाव में ना आए, शासक के कहने से वो शासन ना चलाए। एक ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन किया जाना चाहिए जो क्या हो,
न्यायपालिका के द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य करे। एक कानून है, उस कानून के अनुसार शासन किया जाना चाहिए। जैसे आज एक कानून के अनुसार है वो शासन हो रहा है, ना कि एक शासक या एक राजा या किसी अफसरों के द्वारा वो कानून कार्य नहीं किए जा रहे, परंतु जो संविधान है हमारा, अभी संविधान के द्वारा अकॉर्डिंग काम किए जा रहे हैं। वैसे इनका दारवादियों को चाहते थे कि एक ऐसा शासन किया जाना चाहिए जिसमें किसी शासक या सरकार जो अफसर है उनका कोई हस्तक्षेप ना हो। जो शासकों अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, एक ऐसे निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। पर यह समूह क्या है? लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। कि ये जो समूह था उदारवादी, ये क्या था? लोकतंत्रवादी नहीं था, डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उदारवादियों का मानना था कि वोट का केवल अधिकार किनको? संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। उदारवादी क्या चाहते हैं? सभी को जो वोट देने का जो अधिकार होता है, जो वैश्विक मताधिकार होता है, ये सभी को नहीं देना चाहिए, केवल उन्हीं को देना चाहिए जिनके पास संपत्ति अधिक हो, जिसके पास अधिक जमीन हो, जिसके पास अधिक जायदाद हो, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, तो उच्च वर्ग के हो गए, उन्हीं को ही वोट देने का अधिकार था। ये किनका मानना था? उदारवादियों का। उदारवादियों का। इसके विपरीत उदारवादी के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसके विपरीत कौन सा समूह है? रेडिकल समूह। कौन सा समूह है? रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे। उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी चाहते थे कि सभी धर्मों को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए, एक ऐसे शासन या होना चाहिए जो किसी अफसर या शासक के द्वारा शासन ना हो, मतलब कि एक न्यायपालिका के द्वारा एक निर्वाचन होना चाहिए, या न्यायपालिका के द्वारा जो कानून है बनाए जाने चाहिए, उसके समान कानून चलाए जाने चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये एक उदारवादियों का मानना था। और रेडिकल समूह क्या चाहते हैं? जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रेडिकल समूह है चाहते कि जो देश की आबादी के बहुमत, जो देश है उसकी आबादी के बहुमत है, अगर जो भी ज्यादा बहुमत मिलेगा उस पर आधारित थी। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। बहुत सारे लोग हैं महिला आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों की प्राप्ति किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ये हैं उदारवादियों के विपरीत थे लोग जो बड़े जमींदार थे, उद्योगपति थे, किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। परंतु उदारवादी क्या चाहते थे? जो सबसे ज्यादा जिसके पास जमीन है, जिसके पास ज्यादा संपत्तिधारी है, वही वोट डाल सकते हैं। ये किनका मानना था? उदारवादी समूह का। परंतु रेडिकल समूह इनके खिलाफ थे। निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। उदारवादी है वे क्या थे? निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अब हमारा तीसरा कौन सा है समूह? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी किनके खिलाफ था? रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ कौन सा था? रूढ़िवादी था। मगर फ्रांसीसी जो क्रांति है 1789 क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। जो रूढ़िवादी थे वो भी चाहते थे 1789 फ्रांस की क्रांति के बाद कि बदलाव हो। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर
परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। रूढ़िवादी कहते थे कि कोई भी परिवर्तन ना हो, इनका विरोध करते थे। परंतु जो फ्रांसीसी क्रांति होती है उसके बाद रूढ़िवादी चाहते हैं कि बदलाव होना जरूरी है। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो। परंतु वह चाहते हैं कि अतीत का सम्मान किया जाए, अतीत की पूरी तरह ठुकराया ना जाए, बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। कि अतीत है उसको ठुकराया ना जाए, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान क्रांति होती है 1789। इसके बाद है राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए थे। बहुत सारे टकराव हम देख रहे हैं कि उदारवादी आता है, रूढ़िवादी आता है और रेडिकल समूह आते हैं। हर अलग अलग समूह के अलग अलग विचार थे। रूढ़िवादी कुछ चाहते थे और जो उदारवादी अलग परिवर्तन चाहते थे, जो रेडिकल अलग परिवर्तन चाहते थे। सभी में क्या है, टकराव हो रहे थे। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमा और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। जो ये राजनीतिक रुझान थे, कौन से राजनीतिक रुझान थे, तो हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति ने कौन से किन किन क्षेत्रों में इन्होंने परिवर्तन ले आया। जैसे सामाजिक परिवर्तन आया, राजनीतिक परिवर्तन आया। तो यही बता रहा है कि ये राजनीतिक रुझान थे जो एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। बिल्कुल क्या हो रहे थे, सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे और आर्थिक बदलाव भी हो रहे थे। ये ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, ऐसा समय था जिसमें नए शहर बस रहे थे। जैसे हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति होती है, इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद सामाजिक में परिवर्तन, राजनीतिक में परिवर्तन आए थे, क्योंकि एक नया युग आया, एक नए पुनर्जन्म का जन्म हुआ इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद। नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। जो औद्योगिक क्रांति है वो क्या हो चुकी थी, संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखाने में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम होती थी। जो काम है, काम बहुत ज़्यादा समय तक करवाया जाता था, कई घंटों तक काम करवाया जाता था, जबकि जो वेतन मिलता था, मजदूरी जो मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ रही थी। जो औद्योगिक वस्तुओं की मांग में क्या आ रही थी, गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। नया शब्द है मताधिकार आंदोलन। वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन क्या था, मताधिकार आंदोलन था। तो बेरोजगारी बढ़ जाती थी, शहर तेजी में बसते और फैलते जा रहे थे। शहर है वो क्या हो रहे थे, बहुत तेजी से तो बस रहे थे और फैलते ही जा रहे थे। इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था कि जनसंख्या है, बेरोजगारी बढ़ रही थी, बेरोजगारी के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही थी और इसी के कारण क्या है, शहर तेजी से बस रहे थे और फैलते जा रहे थे। कस्बा है, शहर है, धीरे धीरे फैल रहे थे। क्यों, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी और इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता, क्योंकि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वहाँ क्या साफ सफाई होगी, क्योंकि साफ सफाई का भी काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्या को हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। कौन, उदारवादी और जो रेडिकल है, इन दो समूह थे, इन दोनों समस्या को हल करना चाहते थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। सभी उद्योग क्या थे, व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। जो रेडिकल थे, जो उदारवादी थे, इनके पास बहुत सारी काफ़ी संपत्ति थी। उनके यहाँ
बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, जो रेडिकल थे, जो उदारवादी थे, उनके पास बहुत सारी संपत्तियां थी, उनके पास नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा किया था। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। कि लगभग सभी उद्योगपति हैं क्या थे, जो उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व थे, और सारे जो रेडिकल और जो उदारवादी है ये संपत्तिवान थे, मतलब उनके पास संपत्ति थी। बहुत सारे लोग उनके पास नौकरी करते थे, यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो तो नागरिक पढ़ लिखे, अगर मजदूर अगर स्वस्थ होगा तो क्या करेगा, नागरिक पढ़ लिखे, और इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। जो जन्मजात है, जो जन्म वंश, जो वंश परंपरा जो चली आ रही है, उनके खिलाफ थे कौन, उदारवादी और रेडिकल समूह। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। व्यक्तिगत प्रयास है, श्रम में, उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, कि उनका मानना है, इन समूहों का मानना है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जो चाहे वैसा करे, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी होने बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, जो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआत दशक में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी महिला और पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह में और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलाबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। कि यूरोप में सन 1815 में जिस तरह की सरकार बनी थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए थे जिनके राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। राजाओं को क्या तख्तापलट मतलब कहने का क्या अभिप्राय है, जो वंश परंपरा चली आ रही थी उनको उखाड़ फेंकने के बजाय क्या एक ऐसा शासन चलाना जिससे वह कानून के द्वारा शासन चलाया जा सके, ऐसा होना चाहिए। राजाओं का तख्तापलट है उसका बदलने का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनसे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना, जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थे वो इस क्रांति के द्वारा किसकी स्थापना करना चाहते थे, राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। जैसे राष्ट्र जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार प्राप्त हो, कानून सभी के लिए समान हो, एक ऐसे राष्ट्र की समाज की कल्पना करना चाहते थे ये राष्ट्रवादी कार्यकर्ता। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थक के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। इटली में किसने रची थी? गिसेप्पे जो मैज़िनी है उसने 1815 में अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं। यूरोप में समाजवाद का आना क्या कारण था, कैसे यूरोप में समाजवाद आया? अभी हमने देखा समाज में आर्थिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, औद्योगिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो भी हमने अध्ययन किया था। अब हम डिस्कशन करेंगे यूरोप में समाजवाद का आना। फिर हम कह रहे हैं दोबारा से कि जो भी साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर डेली जो एनसीईआरटी क्लास है, एनसीईआरटी जो क्लास है वो हम डेली अपलोड करते हैं वीडियो, तो आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो क्लास का आ जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि इससे पहले हम 10th क्लास है वो हम अध्ययन कर चुके हैं। जिस भी साथी ने अभी तक जो 10th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। क्योंकि आगामी CAT एग्ज़ाम के लिए हम ये जो सीरीज़ लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास से। तो यूरोप में समाजवाद का आना
समाज के पुनर्गठन की संवत सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी थी। समाजवाद के पुनर्गठन की, जो पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, पुनर्जन्म, क्या होता है, पुनर्जन्म, ऐसे समाज की स्थापना करना दोबारा से, जिसमें दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा क्या हो, समाजवादी थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। कि मध्य यूरोप में कौन सा एक जाना पहचाना विचार था, समाजवाद। उस तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी किसके विरोधी थी, निजी संपत्ति के, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं मानते थे। जो संपत्ति पर कौन है, जो निजी स्वामित्व है, उनको सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति की निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। संपत्ति की जो निजी स्वामित्व की जो व्यवस्था है वो क्या है, सारी समस्याओं की जड़ है। ऐसा क्यों मानते थे, उनका क्या तर्क था। बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। बहुत सारे लोगों के पास क्या संपत्ति है जिससे क्या मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि संपत्ति दोधारी है, व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब रखता है। जो संपत्तिधारी है, जिनके पास संपत्ति है, अगर उसने अगर कोई काम किया हुआ है तो अपने फायदे के बारे में सोचता है, ना कि दूसरों के बारे में। मतलब कि वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, कि जो संपत्ति को क्या उत्पादनशील बनाते हैं उनके बारे में नहीं चाहता। क्योंकि अगर एक कोई मालिक है फैक्ट्री का तो वो सोचता उसके पास पैसा आए, परंतु जो वहाँ कर्मचारी कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचता। यही ये बात यहाँ कहने का अभिप्राय है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, अगर संपत्ति पर क्या है, एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, तो साझा सामाजिक हितों के ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। एक व्यक्ति के बजाय क्या कह रहा है, पूरे समाज के लिए अगर कोई साझा सामाजिक हित पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे कि इसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, कोई भी समाज है बिना संपत्ति धन दौलत के बिना नहीं चल सकता। समाजवादी समाज का आधार क्या होगा। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। समाजवादियों के पास क्या थी, एक भविष्य की एक बिल्कुल अलग दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858 जन्म कब हुआ था रॉबर्ट ओवन का, 1771 में। मृत्यु कब होती है, 1858 में। कहाँ के उद्योगपति थे, इंग्लैंड के। नाम क्या था, रॉबर्ट ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह की समुदाय की रचना का प्रयास किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका में एक नया समूह बनाया, समुदाय की रचना का प्रयास किया गया, क्या था, इंडियाना कहाँ का समूह था, एक अमेरिका में नए समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से, न्यू हार्मनी या समन्वय के नाम से एक समुदाय की रचना का प्रयास किया गया। समूह कौन सा था, इंडियाना। किसके द्वारा, रॉबर्ट ओवन के द्वारा। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी को बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते हैं सरकार अपनी तरह से सामूहिक खेतों को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉन्क 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्योगों की जगह सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे। मुनाफे का प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ये हमने आज अध्ययन किया था, कौन सा, यूरोप में समाजवाद का आना क्या कारण था, कैसे एक यूरोप में समाजवाद की स्थापना होती है। समाजवाद क्या चाहते थे, समाजवाद सभी के लिए समान कानून चाहते थे, जैसे एक रेडिकल समूह था वो भी चाहता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है
कि मुनाफे का प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं CAT एग्जाम के लिए कि जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, इसका जन्म कब हुआ था? 1818 में और 1882 में। कब जन्म हुआ? 1818 में। मृत्यु कब होती है? 1882 में। और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 में जन्म और मृत्यु कब होती है? 1895 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है? 1818 में। मृत्यु कब होती है? 1882 में। जो फ्रेडरिक है इनका जन्म 1820 में, मृत्यु कब होती है? 1895 में। एक नई दिशा को तर्क पेश किया है। मार्क्स का विचार था, जो कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। कि औद्योगिक समाज क्या है? एक पूंजीवादी समाज है। ये किसने कहा था? किसका विचार था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है, नोट कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये हमारे CAT एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। कि ये विचार है किसका था निम्न में से कि औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है? किसका था? मार्क्स का विचार। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। फैक्ट्री में जो लगी पूंजी है किनका स्वामित्व है? पूंजीपतियों का। पूंजीपतियों को मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, क्योंकि जो उद्योगपति है या पूंजीपति है जो पैसा लगाते हैं वो क्या है? एक स्वामित्व है। और मुनाफा किनकी वजह से होता है? मजदूरों की मेहनत से होता है, परंतु वह मजदूरों की मेहनत की तरफ से होता है, परंतु वो उनके बारे में नहीं सोचते, अपने मुनाफे के बारे में सोचते हैं। जब निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तो मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। जो क्या है? पूंजीपति है, जो निजी पूंजीपति है वो अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, ना कि उस मजदूर के बारे में, क्योंकि मजदूर की हालत क्या है? सुधर नहीं सकती। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। अगर जो मजदूर अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं तो किनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा? पूंजीवादी और निजी स्वामित्व पर आधारित शासन को क्या उखाड़ना पड़ेगा? शासन को बाहर करना पड़ेगा, तभी एक मजदूर की हालत है वो सुधार सकती है। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म की समाज बनाना होगा। सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया है। कि साम्यवादी किसका नाम है? जो फ्यूचर में है या भविष्य में क्या हो, पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण या स्वामित्व रहेगा। इस भविष्य के इस समाज को जो है साम्यवादी या समाज का नाम दिया है। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी होती है? मजदूरों की होगी। उनकी राय में जो कम्युनिस्ट समाज में भविष्य का समाज होगा, ये मार्क्स का विचार था। समाजवाद के लिए समर्थन है। इससे पहले कुछ हम जो पॉइंट है वो भी हम अध्ययन कर सकते हैं, परंतु जो हमारा पॉइंट रहेगा समाजवाद के लिए समर्थन। समाजवाद के लिए समर्थन क्या था? 1870 के दशक में आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। 1870 के दशक में आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों से समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। किसने बनाई थी? द्वितीय इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये समाजवादियों ने। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संगठन बनाना किसने शुरू किया? इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने। किस लिए? अपने जीवन को अधिक कार्यकुशल या सुधार करने के लिए। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने
कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी है, किसकी है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है जर्मनी में, जो क्या थे, इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। संसदीय चुनाव में वह पार्टी की मदद भी करते थे। कौन सी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD। 1905 तक ब्रिटेन की समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी। कब? 1905 में। किसने? ब्रिटेन के समाजवादियों ने। कौन सी लेबर बनाई पार्टी थी? ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी लेबर पार्टी के नाम से। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी है। फ्रांस में कहा ऐसी है, ब्रिटेन की बात थी, परंतु पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया था। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई। सरकारों और रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही क्या रहा? दबदबा रहा था। रूसी क्रांति यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक है। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक क्या है? रूस में यह समीकरण उल्ट गया। यूरोप के सबसे पिछड़े जो औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उल्ट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रह सकता है कि अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? तो अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? 1917 में। 1917 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। इंपॉर्टेंट हमारी दोनों तारीख रहेगी। फ्रांसीसी क्रांति है वो 1789 में, अक्टूबर क्रांति है वो कब होती है? 1917 में। इस अक्टूबर की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। जो 1917 में कौन सी क्रांति होती है? तो हम आंसर देंगे कि अक्टूबर क्रांति होती है। इस अक्टूबर की क्रांति से रूस की सत्ता पर किसने कब्जा किया था? तो समाजवादियों ने। किसने कब्जा किया था? समाजवादियों ने किया था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा। जैसे फ्रांसीसी क्रांति पूछी जाती है, वैसे अक्टूबर क्रांति के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ से CAT जो एग्ज़ाम है, HSSC के द्वारा जो CAT एग्ज़ाम लिया जा रहा है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला होगा हमारा अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति कब होती है? 1917 में। अक्टूबर क्रांति की किस कारण जाना जाता है? तो फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। इसलिए इस क्रांति का नाम अक्टूबर क्रांति नाम पड़ा था। क्यों पड़ा था? राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं के कारण इसका नाम अक्टूबर क्रांति पड़ा। अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ऐसा कैसे हुआ कि क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? कि इस क्रांति के द्वारा जो 1917 में कौन सी क्रांति होती है? एक अक्टूबर की क्रांति होती है। इस अक्टूबर की क्रांति के समय रूस के सामाजिक है और राजनीतिक है वो हालात कैसे थे? वहाँ राजनीतिक जो हालात कैसे थे, जो सामाजिक हालात कैसे थे, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालते हैं। 1917 का दौर है रूस में, इससे पहले का हम अध्ययन करेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हर डेली है NCERT क्लास हम करेंगे, तो इसलिए इसका नोटिफिकेशन है क्लास का आपके पास पहुँचे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रूसी साम्राज्य बात करते हैं 1914। रूसी साम्राज्य है 1914 में रूस व उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। कि 1914 में रूस पर कौन शासन कर रहा था? हम 1917 है। कौन सी क्रांति होती है? तो होती है
अक्टूबर क्रांति। 1917 में कौन सी क्रांति है? अक्टूबर क्रांति है जी। इस अक्टूबर की क्रांति से पहले जो 1914 में, कब की बात है? 1914 में कि कौन सा रूस है और उस पूरे साम्राज्य पे किसका शासन था? इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ सीएटी एग्जाम के लिए। क्या क्वेश्चन बनेगा कि जार निकोलस द्वितीय का शासन कब था? 1914 में। किस क्षेत्र पे था? रूस। जार निकोलस द्वितीय है, ये कहाँ का साम्राज्य पर शासन कर रहे थे? तो रूस पर। कौन? जार निकोलस, ये है रूस का साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड और लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। आज है जो रूसी साम्राज्य के अंग कौन कौन से थे, कौन से क्षेत्र थे जिस रूसी साम्राज्य पर 1914 में किस साम्राज्य का शासन था? वो था जार निकोलस द्वितीय का। जार निकोलस द्वितीय कहाँ से था? शासन कर रहे थे रूस से। कौन से क्षेत्र आते थे? आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। ये साम्राज्य है कहाँ तक फैला हुआ था? प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूसी साम्राज्य है वो किस रूसी साम्राज्य के अंतर्गत कौन से साम्राज्य है, कौन से राज्य जो आते थे वो हम अध्ययन किया। एक बार और अध्ययन करते हैं। आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से और एशिया प्रशांत महासागर तक फैला हुआ ये साम्राज्य और मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ कौन से थे? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। 1914 में कौन शासन कर रहा था रूस पर? तो वो कर रहे थे कौन? जार निकोलस द्वितीय का शासन था। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत बहुमत थे कि रूस में कौन सी है? रूस में एक चर्च है, वो कौन सी है? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जो उपजी शाखा है रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत है, वो बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाज है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये हमारा क्या है? इसमें रूसी साम्राज्य है, इसका जो मानचित्र में दर्शाया गया है रूसी साम्राज्य है। रूसी साम्राज्य कहाँ? यहाँ है। रूसी साम्राज्य है ये किस क्षेत्र तक फैला हुआ था वो हमने अध्ययन किया था। रूसी साम्राज्य है जो फिनलैंड है और लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस तक फैला हुआ था रूस साम्राज्य। अभी हम अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था और समाज। अर्थव्यवस्था और समाज है वो कैसे थी? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का कितना बड़ा भाग है? एक बहुत बड़ा भाग किससे जुड़ा होता? खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। कितने प्रतिशत है? 85%। किसके लिए? अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में
किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। यूरोप के किसी भी देश में, जैसे रूस में है, वो कितने परसेंट थे? 85% थे। तो यूरोप के किसी भी देश में आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था जितना कि यहाँ रूस में कितना प्रतिशत था? 85% अपनी आजीविका के लिए खेतीबाड़ी करते थे। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी कितने प्रतिशत ज़्यादा नहीं थी? 40 से 50% ज़्यादा नहीं थी। रूस साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है। इम्पोर्टेंट यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, वो बनेगा CAT एग्ज़ाम के लिए। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पॉइंट को ज़रूर नोट करें कि रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक था, क्योंकि रूस में सबसे ज़्यादा जो है कितने प्रतिशत खेती की जाती थी? 85%, जो कि एक क्या थी, जो फ्रांस और जर्मनी से ज़्यादा खेतीबाड़ी है वो रूस में की जाती थी। इसलिए रूस को एक अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश कहा जाता है। उद्योग बहुत कम थे। उद्योग क्या थे? बहुत ही कम थे। उद्योग है बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। कौन से इलाके थे? मॉस्को है, पीटर्सबर्ग है, ये औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे। जो उत्पादन कौन करते थे? कारीगर ही करते थे। लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। कि कारीगरों के साथ साथ है क्या मौजूद थे? कारखाने। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। कब चालू हुए थे? 1890 के आसपास में चालू हुए थे। लगभग बताया जा रहा है जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। किसके नेटवर्क को फैलाया जा रहा था? रूस के नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ाया गया। कि जब रूस में क्या किया जा रहा था? नेटवर्क का जो जाल बिछाया जा रहा था, उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ रहा था। इन कारखानों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। कोयले में कितना गुना वृद्धि हुई? 2 गुना। और स्टील में कितनी गुना हुई है? 4 गुना वृद्धि हुई थी। 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखानों में मजदूरों की संख्या लगभग क्या हो गई थी? बराबर हो गई थी। ये हम अध्ययन कर रहे हैं रूस के सामाजिक जो आर्थिक है, रूस की जो आर्थिक व्यवस्था है वो हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका एक लाइक नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन का प्रेरित करता है, इसलिए इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर भी करें। उद्योग बहुत कम थे। पिट्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। और 1890 के दशक में हमने देखा था कि जो बहुत सारे कारखाने हैं चालू हो गए थे। रूस में क्या बिछाया जा रहा था? रेल नेटवर्क बिछाया जा रहा था, जिससे विदेशी निवेश भी तेज़ी से होने लगा था। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों के निजी संपत्ति थे। ज़्यादातर कारखाने किनके थे? जो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों का न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली है घंटों के निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग और बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते हैं। कि ज़्यादातर कारखाने हैं वो क्या थे? निजी संपत्ति थे। किनके? उद्योगपतियों की। मजदूरों क्या थी? जो मजदूरों की जो मजदूरी है वो क्या थी? जो पगार था वो क्या था? न्यूनतम वेतन था। परंतु काम को पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। कि काम है जैसे शिफ्ट वाइज जो है, पाली वाइज है या शिफ्ट वाइज है, निश्चित घंटों में उनको काम मिलता था। परंतु इस बात का ध्यान रखने के लिए कौन है फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे? सरकारी विभाग
है वो बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे कि कौन कितनी देर काम कर रहा है शिफ्ट वाइज, इसलिए। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकाम था। जो फैक्ट्री का जो इंस्पेक्टर था, जो सुपरवाइजर अब बोलते हैं, सिक्योरिटी जो गार्ड बोलते हैं, या उसका सुपरवाइजर था, वो जो उल्लंघन करते थे उनको रोक पाने में क्या था, जो है नाकामयाब था। क्यों था? क्योंकि उससे कारीगरों की इकाई और वर्कशॉप में काम की पाली प्राय कितने घंटे तक होती थी? 15 घंटे तक खींच जाती थी। कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों को रहने के लिए कमरों से लेकर जो है डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था भी मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बंटे हुए थे। किस स्तर पर मजदूर बंटे हुए थे? सामाजिक स्तर पर। किस स्तर पर बंटे हुए थे जी? वो थे सामाजिक स्तर पर है मजदूर बंटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। जो मजदूर थे अपने गांव को है, जो उनका पैतृक गांव है, उनके साथ गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। कुछ मजदूर कहाँ बस गए थे? शहरों में बस गए थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। उनकी योग्यता है, उनकी दक्षता है, उसके स्तर पर काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के ने एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साय मानते हैं। धातु कर्मी मजदूर है, खुद को साय मानते हैं। उनके काम में ज़्यादा परीक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती है। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी। 1914 में फैक्ट्रियों में है महिलाओं की है कितनी वो थी, महिलाएं थी जो काम करती थी, वो थी 31%। लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। जो महिलाएं 31 थी, इनको क्या था, वेतन बहुत ही कम मिलता था। मर्दों की जो तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मजदूरों के बीच मौजूदा फैसला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बनाए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम थे। क्या थे? बहुत ही कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो मालिक से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 और 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। कब कब की गई थी? 1896 और 97 में, 1902 में। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे। जो देहात है होने के बाद जो ज़मीन पर जो खेती है वो ज़्यादा होती थी, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों राजशाही ऑर्थोडॉक्स चर्च पर कब्जा था। लेकिन विशाल संपत्तियों पर किनका कब्जा था? सामंत है, राजशाही है, ऑर्थोडॉक्स चर्च का था। मजदूरों की तरह किसान भी बंटे हुए थे। मजदूरों की तरह कौन बंटे हुए थे? किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर दिया जाए तो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। सामंतों और नवाबों का क्या है, बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। वो नवाबों और सामंतों का जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले से मिली थी। कि नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वो क्या थी? नवाब और सामंत को वो लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान ने केवल नवाबों का सम्मान करते। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते, बल्कि नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। इसके विपरीत क्या हुआ था? रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया जाए। कि नवाबों की ज़मीनें छीनकर किनको बांट दिया जाए? किसानों को। बदुआ यह लगान भी नहीं चुकाते थे।
कई जगह तो जमींदार की हत्या भी की जा सकती थी। 1902 में दक्षिण में रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी, जो 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी थी। रूस किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न था। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून या मीर को सौंप देते थे। मीर किसे कहते हैं? जो कम्यून होता है उसको सौंप देते थे। फिर यह कम्यून फिर प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को क्या बांटता था? ज़मीन बांटता था। तो आज हमने अध्ययन किया था, वो क्या था? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के बारे में हमने अध्ययन किया था। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट करेंगे रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा रूस में समाजवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।